हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर बहुत बहुत वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। और अभी तक मैंने क्लास 12th की कंप्लीट कोर्स की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किया है। आज मैं क्लास 11th के लिए कॉमर्स की स्ट्रीम स्टार्ट करने जा रहा हूं, अकाउंट्स का सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है जिन्होंने अपने कैरियर ऑप्शन के रूप में कॉमर्स स्ट्रीम को सेलेक्ट किया। वैसे आपके पास ऑप्शन में आर्ट्स भी था, साइंस भी था, बट दोनों ही जगह लिमिटेड स्कोप था। जहां पर कि कॉमर्स में एक ब्रॉड स्कोप आपके लिए ओपन होता है, आपके पास कैरियर की बहुत सारे लाइनें ओपन होती हैं। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करके सबसे पहले मैं टॉपिक पे आता हूं कि अकाउंट्स सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना है। अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। जैसे आर्ट्स में आपने देखा कि इंग्लिश है, इंग्लिश तो साइंस में भी है, कॉमर्स में भी है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है। हिंदी एक लैंग्वेज है। ऐसी अकाउंट भी एक लैंग्वेज है बिजनेस ट्रांजैक्शन की, बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करने की। जैसे सभी चीज़ों को समझने के लिए अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, टर्मिनोलॉजी का मतलब उसके अपने शब्द होते हैं। ऐसे अकाउंट्स में बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए वर्ड्स को इंक्लूड किया गया है। अकाउंट क्या है? अकाउंट एक सिस्टमैटिक वे है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की कला है। क्योंकि जरूरी नहीं कि बिजनेस करने के लिए सभी लोग अकाउंट सीखते हों, और अगर अकाउंट्स नहीं जानते तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करते हैं, बट उसका कोई प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर नहीं होता। जबकि अकाउंट्स के अंदर वो सारे मेथड्स, रूल्स बताए गए हैं जिसके थ्रू अगर हम अकाउंटिंग करते हैं, अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो मेरे जैसे ही इंडिया और वर्ल्ड में सभी लोगों के अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एक जैसे ही रिकॉर्ड होंगी, जिनको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए आपके अकाउंट्स के कोर्स में, अकाउंट्स के सिलेबस में स्टार्टिंग से अगर बात करें तो 4 चैप्टर आपके थ्योरी के हैं। मैं टीएस ग्रेवाल की बुक की बात कर रहा हूं, जो कि सबसे पॉपुलर बुक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 चैप्टर आपके थ्योरी के हैं। अगर मैं थ्योरी से स्टार्ट करूंगा तो आपको अकाउंट्स बोर लगेगी। क्यों बोर लगेगी? क्योंकि आधे से ज़्यादा शब्द जो यूज होने वाले, आधे से ज़्यादा वर्ड्स जो यूज होने वाले हैं, उन वर्ड्स का मतलब ही आपको नहीं पता। क्योंकि अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को जब तक हम प्रैक्टिकली ना समझ लें, उसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आएगी। इसलिए सभी टीचरों से अलग मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है कि सबसे पहले मैं प्रैक्टिकली स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जब उन्हें प्रैक्टिकल वे में कोई चीज़ समझ आ जाएगी तो उन्हें थ्योरी समझाना आसान होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप में से कुछ लोगों को शायद कार चलानी ना आती हो, और मैं कहूं कि कार चलाना बहुत इजी है। आपको मैं अपनी चाबी देता हूं, कार नीचे खड़ी है, आप जाकर गेट ओपन करें, चाबी लगाएं, कार स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप क्लच दबाएं, गेयर चेंज करें और कार चल देगी। बट आपको मैंने ये तो बताया ही नहीं कि इसमें कौन सा एक्सीलेटर है, कौन सा गियर है, कौन सा ब्रेक है। तो जब तक आपको उन वर्ड्स के बारे में ना पता हो, तब तक आपके लिए उसे समझना मुश्किल है। कि आप कार चलाना सीख गए इतना बताने से, जबकि आप तो इन टर्म्स को, इन वर्ड्स को ही नहीं समझते। तो इसके लिए बेटर क्या है कि मैं आपको कार में ले जाकर बिठाऊं, मैं खुद आपको सारी चीज़ों से पहले इंट्रोड्यूस करूं कि बेटा ये क्लच है, ये गियर है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, ये इस तरीके से स्टार्ट होता है। मैं आपको चलाकर दिखाऊं स्टार्ट करके, उसके बाद सारे ऑप्शंस आपको ऑपरेट करके बताऊं। उसके बाद पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको कार चलाना आसान लगे। बिल्कुल वैसे ही अकाउंट भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और मैं इसे पहले प्रैक्टिकल चैप्टर से स्टार्ट करूंगा ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बनने स्टार्ट हो जाए। आप उन सभी वर्ड्स से पूरी तरह से फेमिलियर हो जाएं जिन वर्ड्स को मैं थ्योरी में फिर आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अकाउंट्स में सबसे पहले हमारा जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वो है अकाउंटिंग
इक्वेशन। सबसे पहले हमें अकाउंट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन सीखना है। मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, थ्योरी का हर एक सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। बट सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से आपका स्टार्ट करता हूं। तो अकाउंटिंग वर्ड आपके लिए नया है। अकाउंटिंग आपके लिए फर्स्ट टाइम आपके सब्जेक्ट कोर्स में या सिलेबस में आया है। इससे पहले मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सारे सब्जेक्ट आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, उनके बारे में आपको आइडिया है। जबकि अकाउंट फर्स्ट टाइम आया है, तो अकाउंट में आने से पहले इक्वेशन वर्ड पर फोकस करते हैं। इक्वेशन आपके लिए नया नहीं है। इक्वेशन आप छोटी क्लासेस से 6th 7th 8th स्टैंडर्ड से इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये एक इक्वेशन है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर होगा यस सर, ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। मैंने पूछा तो क्या फिर ये एक इक्वेशन है? यस सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 99% स्टूडेंट कहते हैं ये इक्वेशन है, जबकि उन्हें यही नहीं पता कि ये इक्वेशन नहीं है। और इसमें स्टूडेंट्स आपकी कोई गलती नहीं है, उन टीचर्स की गलती है जिन्होंने आपको बचपन में मैथ सिखाया। उन्होंने आपको यही नहीं बताया कि इक्वेशन ये तब तक नहीं है जब तक इक्वल का साइन ना हो। यहाँ 0 हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, मान लो प्लस का 5 है या -8 है, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू कोई भी हो सकती है। बट इसे इक्वेशन हम तब तक नहीं कहेंगे जब तक ये इक्वल का साइन ना हो, जब तक इक्वल का साइन ना हो। क्योंकि इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन मीन्स एनीथिंग विच इक्वेट्स टू वैल्यूज। ऐसी चीज जो दो चीजों को एक दूसरे के इक्वल पुट करे, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। समझ आया इक्वेशन? ऐसे ही बिल्कुल अकाउंट के अंदर भी एक इक्वेशन होती है जिसे हम कहते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आपको समझना है कि एसेट्स का मतलब क्या होता है। एसेट्स को हिंदी में संपत्तियां या आप प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस कह सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, प्रॉपर्टी या संपत्तियों का मतलब क्या है? वो सारी चीजें जिसे हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बिजनेस में हम यूज करते हैं। बिजनेस को रन करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, मटेरियल है, बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, वो सब क्या है? हमारी एसेट्स। बट इन एसेट्स को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया? तो पैसा आया कहाँ से? जो पैसा ओनर ने लगाया उसे हम कहते हैं पूंजी। पूंजी का मतलब ओनर्स फंड। ओनर्स फंड टू इस्टेब्लिश अ बिजनेस और स्टार्ट अ बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस का ओनर घर से लाकर जो पैसा लगाता है उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम कैपिटल कहते हैं। बट कई बार हमारा अपना पैसा, हमारी अपनी पूंजी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम हो जाती है या कम पड़ जाती है। उस केस में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम बाहर से कुछ लोन ले लेते हैं, उन्हें कहते हैं देनदारियां। मीन्स देयताएं, देनदारियां। तो इसमें क्या आता है? ये है हमारा, इसे हम बोरोवर्स या बोरोड फंड कहते हैं। बोरो मीन्स होता है उधार लेना, बोरोड फंड या लोन। तो मान लीजिए आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत है। आपके पास अपने खुद के 10 लाख रुपीज हैं, 10 लाख रुपए हैं, जबकि जरूरत 15 लाख की है। तो क्या आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? आपका आंसर होगा नहीं। क्यों?
क्योंकि हमारे पास तो खुद के अपने 10,000 ही है और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 15 लाख रुपए 15 लाख की जरूरत है। तो ये एक ही सिचुएशन में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जब अपने खुद के 10 लाख रुपीस प्लस 5 लाख रुपीस आप कहीं से बोरो कर लेते हैं, किसी बैंक से लोन ले लेते हैं या किसी फ्रेंड या रिलेटिव से लोन ले लेते हैं 5 लाख का, अब आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रही होगी। और डिटेल में चलते हैं, इनके बारे में समझते हैं ये वर्ड्स हैं क्या। देखिए, इक्वेशन इज जस्ट लाइक अ तराजू। आपने अपनी सोसाइटी में सब्जी बेचने वाले ठेली वाले को देखा होगा, एक तराजू रखते हैं। तो इक्वेशन इज जस्ट लाइक अ तराजू, जिसमें दोनों साइड जब वजन बराबर होता है तभी आप सामान परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं। तो इक्वेशन का मतलब भी क्या है कि जब दोनों साइड का वेट, दोनों साइड का टोटल इक्वल हो तभी तो वो बैलेंस सिचुएशन में है, मीन्स एक तराजू जैसे। तो तराजू के एक साइड में हम अपनी सारी एसेट्स को रख लेते हैं, तराजू के एक साइड में हम सारी एसेट्स रख लेते हैं, दूसरे साइड में ये दोनों। अब आपको समझना है एसेट्स और ये दोनों ही बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब देनदारी। आपको समझना है कि ये जो लायबिलिटी है ये तो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहरी, वो पैसा जो हमने बाहरी लोगों से लिया है और हमें वापस करना पड़ेगा। ऐसे ही ये जो कैपिटल जो ओनर ने बिजनेस में, अपने ही बिजनेस में जो पैसा घर से लाकर लगाया है उसे पूंजी कहते हैं और ये हमारा बिजनेस है। तो बिजनेस के लिए ये जो पूंजी है, इस पूंजी को भी एक लायबिलिटी माना जाता है, क्योंकि ये बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस से एक्सपेक्टेशन रखता है, उम्मीद रखता है। वैसे देखिए, कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो गॉड से क्या प्रे करता है कि गॉड मेरा बिजनेस आज छोटा है, कल बड़ा हो, परसों बहुत बड़ा हो जाए। बट बिजनेस तो रिस्क से भरा हुआ होता है, बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। तो वो प्रे करता है गॉड से कि गॉड अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी ना हो, और जितना पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है वो पैसा तो एटलीस्ट वापस आ जाए। इसका मतलब बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से अपने पैसे वापस सेफ चाहता है। इसका मतलब है कि बिजनेस के लिए तो ओनर का पैसा भी एक तरह की लायबिलिटी है जो हमें ओनर को वापस करना पड़ेगा। समझ आया? तो ये हमारे बिजनेस की एक इंटरनल लायबिलिटी है। इंटरनल का मतलब क्या होता है? आंतरिक। मतलब पैसा हमें बाहरी लोगों को भी वापस करना है, पैसा हमें ओनर को भी वापस करना है। इसका मतलब बिजनेस के लिए तो ये दोनों ही लायबिलिटी हो गई। ठीक है, तो इस तराजू में हम लायबिलिटीज रखेंगे और तभी हमारा वजन दोनों साइड का बराबर होगा। अब देखिए एसेट्स में क्या क्या आता है, मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ, उन टर्म्स के, उन वर्ड्स के बारे में जो यूज होने वाले हैं। हमारे पास एसेट्स में क्या है? हमारे पास कैश है। कैश का मतलब होता है नकद, मीन्स जो पैसा, जो मनी हमारे पास करेंसी की फॉर्म में है, रुपए की फॉर्म में है, हमारे ड्रॉवर में रखा हुआ है, वो हमारा कैश है। इसके साथ बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी कौन सा? वो बैलेंस जो हमारे बैंक अकाउंट में हमारे नाम से नहीं, बल्कि हमारा करंट अकाउंट जो कि बिजनेस के नाम से हमने बैंक में सेपरेट अकाउंट ओपन किया है। बिजनेस के अकाउंट में जो पैसा है वो बिजनेस की एसेट्स है। ठीक है, इसके बाद अब बिजनेस करने के लिए हमें एक बिल्डिंग की तो जरूरत है। हम रोड पर तो खड़े होकर या पार्क में खड़े होकर तो बिजनेस नहीं करेंगे। तो जो बिल्डिंग बिजनेस की है, बिजनेस के ओनरशिप में है, बिजनेस ने परचेज किया है या लीज पे लिया है, वो बिल्डिंग हमारी बिजनेस की एसेट्स है। ध्यान रखना है, हमारे घर वाली बिल्डिंग, पर्सनल बिल्डिंग यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर वही चीजें आएंगी जिनमें बिजनेस की ओनरशिप है, जो चीजें हमने बिजनेस के नाम से खरीदा है। ठीक है, तो बिल्डिंग हो गई। इसके अलावा
हमने मान लो बिजनेस के नाम से कोई ज़मीन भी खरीदा है, जिसमें आगे फ्यूचर में हमें कोई फैक्ट्री लगानी है, तो वो ज़मीन जो बिजनेस के नाम से है वो बिजनेस की एसेट्स है। बिजनेस करने के लिए हमें मशीनरीज की ज़रूरत पड़ती है, तो मशीनरी हमारी एसेट्स है। प्लांट, प्लांट मीन्स क्या होता है? प्लांट इज अ पर्टिकुलर लोकेशन एट विच सर्टेन नंबर ऑफ मशीनरीज आर इंस्टॉल्ड। मीन्स आप कह सकते हो फैक्ट्री हमारी एसेट्स है। बिजनेस करने के लिए हमें फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है, हमें बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। आप गुड्स कह सकते हो, स्टॉक कह सकते हो, मटेरियल कह सकते हो, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसी ढेर सारी एसेट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। और एक एसेट्स है जो मोस्ट प्रोबेबली अभी आपके अकाउंट्स में बार बार यूज होगी, जो कि आपके लिए न्यू वर्ड है, ये वर्ड है डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है देनदार। डेटर्स मीन्स देनदार। देनदार का मतलब मैं यहां पे बताता हूं, क्रेडिट कस्टमर। क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट मीन्स होता है उधार। जिन कस्टमर को हमने उधार माल बेचा है उन्हें हम डेटर कहते हैं। तो क्रेडिट कस्टमर टू whom we have sold goods on credit। क्रेडिट मीन्स होता है उधार। तो वो कस्टमर जिनको हमने उधार माल बेचा है उन कस्टमर को अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एसेट्स है। एसेट्स के साथ साथ बिजनेस में लायबिलिटीज भी उतनी ही होंगी जितनी वैल्यू की एसेट्स। अब वो लायबिलिटीज हम यहां समझते हैं, तो बिजनेस की सबसे पहली लायबिलिटी ओनर के लिए होती है कैपिटल। मीन्स बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा घर से लाकर लगाया है उसे हम कैपिटल कहते हैं, और ये बिजनेस की फर्स्ट लायबिलिटी है ओनर के लिए। इसके अलावा हमने बाहर से भी पैसे लिए हैं, तो बाहर से जो पैसे लिए हैं वो किस रूप में लिए हैं? या तो बैंक से बैंक लोन के रूप में लिया है, या एनी अदर लोन, किसी पड़ोसी, रिलेटिव या फ्रेंड से लोन लिया है, या बिजनेस का कोई एक्सपेंस है, खर्चा, जो खर्चा अभी तक हमने पे नहीं किया है, हमारे ऊपर ड्यू हो चुका है, उसे अकाउंट में कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेंडिंग। पेंडिंग मीन्स बकाया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब बकाया खर्चे। बकाया खर्चे, वो खर्चे जो अभी तक हमने पे नहीं किए और हमारे ऊपर ड्यू हो चुके हैं। जैसे लास्ट मंथ का, पिछले महीने का किराया हमने अभी तक नहीं दिया, पिछला महीना ओवर हो चुका है, तो वो उस खर्चे को हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट। पिछले महीने की स्टाफ की सैलरी हमने पे नहीं किया, तो उसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये हमारी लायबिलिटी हमें पे करना पड़ेगा। और एक बहुत ज़्यादा जो वर्ड यूज होता है वो है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हिंदी में कहते हैं लेनदार। लेनदार का मतलब क्या है? क्रेडिटर्स मीन्स लेनदार, मीन्स क्रेडिट सप्लायर। क्रेडिट सप्लायर का मतलब फ्रॉम होम वी हैव purchased goods on credit। क्रेडिट मीन्स उधार। तो जिन सप्लायर से हमने उधार माल खरीदा है, क्या किया है? उधार माल खरीदा है, उन सप्लायर को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्रेडिटर बोलते हैं। तो ये हमारी लायबिलिटीज हैं जिनका टोटल, सम टोटल हमारे एसेट्स के टोटल के बराबर होता है। तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू अकाउंटिंग इक्वेशन का।
अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो समझाता हूं, तब तक आप इसे नोट कर लें। अब तक आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ और उस क्वेश्चन से ये पूरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कैसे हैंडल की जाती है, कैसे हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना ना भूलें। अब मेरी डेली एक टॉपिक पर वीडियो आपको मिलेगी और आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक है। आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपकी हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन स्क्रीन कराऊंगा, ताकि आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। आपको मेरा नंबर भी मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आपको कभी कोई डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन अपना व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है आपको लगभग हर तरह की कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपकी लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, और इससे ज़्यादा और भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ताकि जो कॉन्सेप्ट इसमें कवर नहीं हुई वो अगले क्वेश्चन में कवर हो जाए। इससे आपको पूरा आपके माइंड में पूरा बेस बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में सॉल्व करना है या पुट करना है। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का अटेम्प्ट करते हैं तो उस टाइम उस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने यहाँ एसेट्स के लिए बहुत सारा स्पेस लिया है। आप भी जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का, एसेट्स के लिए अराउंड 70% स्पेस एसेट्स के लिए लेना है, लायबिलिटीज और कैपिटल के लिए 30% स्पेस। अभी आप वो समझ जाएंगे कि इतना स्पेस मैंने क्यों लिया है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक लाइन का गैप लेंगे, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए लिखा है रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर। रघुनाथ ने नीचे लिखे हुई ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग ईयर के दौरान किया। अब ये अकाउंटिंग ईयर क्या है? बिजनेस में एक ईयर लिया जाता है जिसकी हम अकाउंटिंग करते हैं। वो अकाउंटिंग ईयर हमारा कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। कैलेंडर ईयर क्या है? वो ईयर जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर 31 में एंड होता है, उसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। जबकि फाइनेंशियल ईयर क्या है? वो ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च 31 को एंड होता है। तो बिजनेस में नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है जो कि अप्रैल 1 से स्टार्ट होकर नेक्स्ट ईयर मार्च 31 में एंड होता है। ठीक है, तो मिस्टर रघुनाथ ने ये पूरी ट्रांजैक्शन 1 साल के दौरान किया है। इसको हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूँगा, आप अपने माइंड से ये निकाल दें कि आप अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं, बल्कि आप अकाउंटिंग सीखने नहीं जा रहे। आपको अगर इसे बहुत अच्छे वे में समझना है तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपने आप को एक बिजनेस करते हुए ट्रीट करें। आप खुद को समझें कि मैं एक मैनेजर हूँ या एक अकाउंटेंट हूँ जिसकी जिम्मेदारी है इन बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की। बिजनेस को कौन मैनेज करता है? मैनेजर।
तो फिर ये रघुनाथ कौन है? रघुनाथ बिजनेस का वो ओनर है जिसने ये सारी ट्रांजेक्शन किया है। अब हमें इन ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो हमें क्या मानना है कि मिस्टर रघुनाथ जो कि ओनर हैं, उन्होंने हमें पैसे दिए हैं बिजनेस रन करने के लिए, और ये पूरा बिजनेस हम खुद कर रहे हैं। जब हम अपने ऊपर किसी ट्रांजेक्शन को लेकर ट्रीट करते हैं तो ट्रांजेक्शन हमें ज़्यादा बेटर वे में समझ आती है। ठीक है, तो देखो मिस्टर रघुनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश ₹50,000, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पैसा तो लगाना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस की कैपिटल। तो हमें देखना है कि हमारे बिजनेस में क्या आया। ओनर मिस्टर रघुनाथ हमें 50,000 रुपए देकर गए कि ये लो 50,000 और बिजनेस स्टार्ट करो। तो हमारा ये बिजनेस है। बिजनेस कहाँ है? ये हमारा बिजनेस है। हमारे बिजनेस में क्या आया? आप देखो क्या आया बिजनेस में? कैश। तो हम यहाँ पर कैश नाम की एक एसेट्स बना लेंगे, और जितना कैश आया है उतना हम कैश के नीचे लिख देंगे। अब जो कैश आया है बिजनेस में, ये कैश हमें किसको वापस करना पड़ेगा? बिजनेस के ओनर को। इसलिए हमने इस कैश को अपने लिए कैपिटल रूप में एक लाइबिलिटी एज्यूम कर लिया कि आज हमारे पास पैसा जरूर आया है, बट जब बिजनेस बंद होगा कभी भी 5 साल 10 साल बाद, तो हमें ये पैसा बिजनेस के ओनर को वापस करना है। समझ आया? इसीलिए हमने इसे 2 जगह दिखाया। 2 जगह दिखाने का रीजन भी है कि अकाउंटिंग हमारी जो होती है वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होती है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब कि हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं, मतलब कुछ आएगा तो कुछ जाएगा भी। समझ आया? तो समझो हमने इसे 2 जगह दिखाया। कैसे? कि बिजनेस में अगर हमारे पास कैश आया है तो उतना ही पैसा हमें ओनर को वापस करना पड़ेगा, हमने अपनी लाइबिलिटी मान लिया। इसके बाद लिखा है पेड इनटू बैंक ₹10,000। हमने बैंक में 10,000 रुपए जमा किए। अभी आपको बताया था कि बैंक बैलेंस क्या है? बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो हमें बैंक नाम से एक एसेट्स यहां पर क्रिएट करना है, और हमने बैंक में जाकर 10,000 रुपए जमा किए। बट ये 10,000 रुपए कहां से आए? तो हमने इसी 50,000 रुपए में से जो हमारे पास कैश आया था उसमें से हमने 10,000 रुपए निकाले, माइनस किए, और जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया। बैंक बढ़ा है इसलिए बैंक के नीचे प्लस करना है, कैश घटा है इसलिए कैश में से माइनस कर देना है। तो बैंक में पैसे जमा करने से क्या हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटी बढ़ेगी? नहीं। क्या ओनर की कैपिटल बढ़ेगी? नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी। इसलिए हम उधर आप क्या कर देंगे? डैश कर देंगे, ब्लैंक। अब हमें यहां लिखना है NE। NE का मतलब मैं लिख देता हूं। NE का मतलब होता है न्यू इक्वेशन। मीन्स हमारी क्या पोजीशन है, हम अपनी पोजीशन चेक कर लेते हैं। पोजीशन मीन्स हमारे पास क्या है? तो हमारे पास अब 40,000 का कैश है और हमारे बैंक में 10,000 है। टोटल मिला के 50,000 की एसेट्स है। हमें आउटसाइडर को कुछ भी पे नहीं करना, बट हमें अभी भी ओनर को 50,000 रुपीज पे करना है। समझ आ गया? अब इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। हमने माल खरीदा है, कैश मीन्स होता है नगद। तो हमने माल खरीदा है नगद, कितने का? 20,000 का। एंड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स उधार, उधार भी खरीदा है 30,000 का। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचिए, आप मार्केट गए, आप कौन है? बिजनेस के मैनेजर। मार्केट गए, मार्केट से आपने 20,000 का नगद माल खरीदा है और 30,000 रुपए का उधार माल खरीदा है। तो इसका मतलब कुल कितना माल खरीदा आपने? 50,000 का। तो ये माल जो बिजनेस में आया है ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एक एसेट्स है। हम गुड्स नाम से या स्टॉक नाम से एक एसेट्स बना लेते हैं, और ये एंट्री नंबर 3 में लिखा है, इसलिए एंट्री नंबर 3। गुड्स हमारे बिजनेस में कितने आए हैं? टोटल 50,000 की। देखिए टोटल 50,000 के गुड्स आए, 20,000 के नगद माल खरीदे और 30,000 के उधार, टोटल 50,000 रुपए का माल आया है, इसलिए प्लस कर दिया। बट हमारे पास से कैश कितना गया है? कैश तो हमने 20,000 ही दिया है। बैंक से हमने कुछ पे नहीं किया है,
माल 30,000 रुपये का उधार खरीदा है। उधार खरीदने से हमारी लायबिलिटी बढ़ती है जिसे हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो हमारे क्रेडिटर कितने बढ़ गए? 30,000। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से समझिए, हमारे पास स्टॉक आया है, गुड्स आए हैं 50,000 के, जिसमें से 20,000 तो कैश पे कर दिया, इसलिए कैश में हमने माइनस कर दिया। 30,000 अभी पे करना बाकी है। ये हमारी आउटसाइडर लायबिलिटी, हमने क्रेडिटर नाम से एक लायबिलिटी क्रिएट कर लिया और ट्रांजेक्शन हो गई कंप्लीट। अब हमें फिर अपनी पोजीशन चेक करना है। तो हमारी पोजीशन क्या है यहाँ पर? न्यू इक्वेशन। हमारे पास 20,000 का कैश बचा है, 10,000 हमारे बैंक में है, हमारे पास 50,000 का स्टॉक है। हमें क्रेडिटर को कितने पैसे पे करने हैं? 30,000। और ओनर को कितना पे करना है? 50,000। हमारी टोटल लायबिलिटी कितनी है? 80,000। और देखो हमारे पास टोटल एसेट्स भी 80,000 के हैं। तो हमारी इक्वेशन हर पॉइंट पे मैच होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन है। ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखिए, लिखा है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। हमने माल बेचा है नगद 40,000 रुपये में, जिसकी कॉस्ट थी 30,000। तो 30,000 कॉस्ट का माल 40,000 में बेचा है। बताओ क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 10,000 का। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? ओनर को। इसलिए सबसे पहले हम ओनर को प्रॉफिट दे देते हैं 10,000 रुपये। ठीक है, ओनर भी खुश हो गया। अब ये जो गुड्स हमने 30,000 के बेचे हैं, तो हमारे पास से गुड्स भी तो कम हो जाएंगे 30,000। हमने गुड्स में से 30,000 माइनस कर दिया। बट माल गया है तो कुछ आया या नहीं? बिल्कुल आया है, कैश। हमने नगद माल बेचा है तो बिजनेस में कैश आएगा, इसलिए आप कैश में प्लस कर देंगे 40,000। बैंक में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जहां पे कोई इफेक्ट नहीं है वहां हम डैश कर देंगे। अब देखते हैं हमारी पोजीशन क्या है। न्यू इक्वेशन। हमारे पास 60,000 का कैश है, हमारे बैंक में 10,000 है, हमारे पास गुड्स अब केवल 20,000 के बचे हैं। हमें क्रेडिटर को अभी भी 30,000 पे करना है और 60,000 हमें ओनर को पे करना है। यहां तक समझ आ गया होगा। इसके बाद है पेड रेंट ₹500। हमने किराया पे किया है 500 रुपये। हमने का मतलब मैनेजर ने, बट मैनेजर पे करेगा बिजनेस का किराया, तो बिजनेस के कैश में से ही तो पे करेगा। बिजनेस का कैश 500 कम हो गया, बट ये खर्चे पे करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिजनेस किसका है? ओनर का। इसलिए कोई भी खर्चा जब बिजनेस का हम पे करेंगे तो ओनर की कैपिटल में से भी हम माइनस करेंगे। यहां पर कैपिटल से हम कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे तो कैपिटल भी हमारे घट जाएगी। इससे लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक और स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारी न्यू पोजीशन क्या है? हमारे पास 59,400 कैश बचा है, 59,500 कैश बचा है। बैंक में अभी भी हमारे 10,000 है, गुड्स हमारे पास 20,000 का है। हमें क्रेडिटर्स को 30,000 रुपीज पे करने हैं और बिजनेस के ओनर को 59,500 पे करना है। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 6, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100। 100 रुपये का किराया देना अभी बाकी है। आउटस्टैंडिंग मीन्स पेंडिंग है। तो ये भी तो बिजनेस का खर्चा है, और खर्चा है तो कौन पे करेगा खर्चा? ओनर। ओनर की कैपिटल में से जैसे हमने पहले रेंट घटाया वैसे ही आउटस्टैंडिंग रेंट भी घटाएंगे। बट आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी पे नहीं किया, इसलिए बिजनेस का कैश नहीं घटेगा, बैंक नहीं घटेगा, स्टॉक नहीं घटेगा, बल्कि क्या होगा? एक नई लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि खर्चा अभी तक हमने पे नहीं किया। तो नई लायबिलिटी O/S मीन्स आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट नाम से हमने एक लायबिलिटी क्रिएट कर लिया कि 100 रुपये हमें बिजनेस के लैंडलॉर्ड को, जिसकी बिल्डिंग हमने यूज किया, उसको हमें 100 रुपये देना बाकी है। खर्चा है इसलिए कैपिटल में घटा दिया। ठीक है, तो ये थी ट्रांजैक्शन नंबर 6।
अब देखते हैं हमारी क्या पोजीशन है। हमारी पोजीशन है कैश हमारे पास 59,500 है, हमारे बैंक में 10,000 रुपीज़ है, हमारे पास स्टॉक है 20,000 रुपीज़ का। हमें क्रेडिटर को पे करना है 30,000 रुपीज़, लैंडलॉर्ड को पे करना है 100 रुपीज़, बिजनेस के ओनर को पे करना है 59,400। ठीक है। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7th, बॉट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर खरीदा है, बॉट मीन्स खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है 5,000 रुपये का, बट कैसे? उधार। उधार खरीदने से क्या होगा? फर्नीचर तो आ गया हमारे पास, न्यू एसेट्स, अगर पहले से कोई एसेट्स इस नाम की नहीं है तो न्यू एसेट्स क्रिएट कर लो। तो फर्नीचर नाम से हमने एसेट्स क्रिएट कर लिया, 5,000 का फर्नीचर आ गया हमारे पास, बट हमने कोई पेमेंट नहीं किया, अभी उधार है। उधार खरीदा है तो कैश तो घटा नहीं है, और कैश घटा नहीं इसलिए कैश में से नहीं घटाओगे। उधार खरीदने से क्या होगा? लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए हमने क्रेडिटर में प्लस कर दिया। समझ आया? जितने का फर्नीचर आया उतनी लाइबिलिटी बढ़ गई क्योंकि आपने उधार खरीदा है। अब हमें अपनी पोजीशन चेक करना है। पोजीशन हमारे पास कैश अभी भी 59,500 है, 10,000 हमारे बैंक में है, 20,000 का स्टॉक है हमारे पास, और 5,000 का फर्नीचर है हमारे पास। हमें क्रेडिटर्स को 35,000 रुपीज़ पे करना है, और 100 रुपीज़ हमें लैंडलॉर्ड को पे करना है, बिजनेस के ओनर को 59,400 पे करना है। ठीक है। इसके बाद 8वीं ट्रांजेक्शन है बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5,000। हमने रेफ्रिजरेटर खरीदा है 5,000 रुपये का पर्सनल यूज के लिए। तो रेफ्रिजरेटर किसके लिए खरीदा है? पर्सनल यूज, बिजनेस के लिए नहीं। ओनर आता है, बिजनेस से पैसे लेता है और अपने घर के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदता है, बिजनेस के लिए नहीं। तो ये रेफ्रिजरेटर बिजनेस की एसेट्स नहीं बनेगा, अपने घर के लिए खरीदा है। तो जब भी ओनर घर के लिए कोई भी पैसा निकालता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो इसका मतलब बिजनेसमैन ने ड्राइंग किया है। तो 5,000 रुपये बिजनेस से निकाले तो बिजनेस का तो कैश घट गया 5,000, कोई एसेट्स बिजनेस में आई नहीं, कोई लाइबिलिटी बढ़ी नहीं, बट ओनर ने घर के लिए निकाला है। तो क्या ओनर को अब भी हम 59,400 पे करेंगे? बिल्कुल नहीं। जितने पैसे बिजनेसमैन ने घर के लिए निकाले उतने हम उसकी कैपिटल में से माइनस कर देंगे। अब हम ओनर को कितना पे करेंगे? अब हम ओनर को पे करेंगे 54,400। लैंडलॉर्ड को हमें कितना पे करना है? क्रेडिटर को पे करना है 35,000, 100 रुपीज़ लैंडलॉर्ड को, और 54,400 ओनर को। हमारे बिजनेस में क्या पोजीशन है? हमारे पास कैश है अब 54,500, 10,000 हमारा बैंक बैलेंस है, 20,000 का स्टॉक है हमारे पास, और 5,000 का फर्नीचर है हमारे पास। तो ये जितना टोटल लेफ्ट हैंड साइड पर एसेट्स का है उतना ही टोटल हमारा लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटीज का है। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है कि परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश 20,000। बट मोटरसाइकिल तो खरीदा है, बट इसमें पर्सनल यूज नहीं लिखा, मतलब ये मोटरसाइकिल हमने बिजनेस के लिए खरीदा है, तो ये बिजनेस की क्या बन जाएगी? एसेट्स। तो यहाँ पर हम मोटरसाइकिल नाम से एक एसेट्स बना लेते हैं, और ट्रांजैक्शन नंबर 9 के सामने मोटरसाइकिल के नीचे लिखते हैं कि 20,000 की मोटरसाइकिल आई है बिजनेस में, और नगद खरीदा है। देखो लिखा हुआ है कि फॉर कैश खरीदा है, इसलिए बिजनेस का कैश घट जाएगा। बैंक और स्टॉक फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं आया, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और कैपिटल पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब हमें देखना है कि हमारी पोजीशन क्या है। हमारे पास कैश बचा है 34,500, हमारे पास बैंक में है 10,000, स्टॉक हमारे पास 20,000,
5,000 का हमारे पास स्टॉक क्या है, फर्नीचर है, और 20,000 की मोटरसाइकिल है। जबकि हमें क्रेडिटर्स को पे करना है 35,000, लैंडलॉर्ड को पे करना है 100 रुपीज़, और बिजनेस के ओनर को पे करना है 54,400। तो हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। लिखा है क्रिएट अकाउंटिंग इक्वेशन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब हमें देखना है कि क्या हमारी एसेट्स का टोटल लायबिलिटी के इक्वल है। तो 34,000 प्लस 10 44 64 69 एंड 89, टोटल एसेट्स हमारी 89,500 है। और इधर हमारी लायबिलिटीज 35,000 और 54,000 89,000 100 एंड 400 500, 89,500 की टोटल लायबिलिटीज है। आप देखें कि दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल है, इसलिए हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन और ये पूरा प्रेजेंटेशन, ये पूरा कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का समझ आ गया होगा। ऐसे ही आपकी बुक में और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, मैंने आपको क्वेश्चन और भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रैक्टिस करना है। कोई डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और आप कमेंट भी करेंगे अभी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की कॉन्सेप्ट पूरी समझ आ गई। तो अपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले रेड बटन है सब्सक्राइब करने की, आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलती है हमें। और अपने दोस्तों में शेयर करें, उन दोस्तों को जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या कोचिंग दूर है, या कोचिंग बंद है अभी लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सब बहुत बहुत ध्यान रखें अपना, अपने घर पे रहें, सेफ रहें। जय हिंद।